मार्टिन हाइडेगर 20वीं सदी का एक अजीम फ़िलासफ़र और दानिश्वर है। ये जर्मनी के शहर मेस्किर्च में 1889 में पैदा हुआ और वहीं पे इसकी इब्तदाई परवरिश हुई। इसका जो फादर था, इसका जो बाप था, वो एक कैथोलिक चर्च था, उसमें सेक्सटन का काम करता था। सेक्सटन का काम क्या होता है कि वो गिरजाघर की या कलीसिया की घंटियां बजाता है और उससे जो मुतल्लिका काम है उनको सरअंजाम देता है। ये ख़ानदान को माशी तौर पे इतना खुशहाल नहीं था। इस वजह से इसके फादर ने कोशिश की कि मेरा बेटा दीनी तालीम हासिल करे और उसने एक लोकल जो ईसाई मदरसा था वहाँ पे इसको दाखिल करवा दिया। लेकिन ख़राबी सेहत की वजह से ये मार्टिन हाइडेगर ज़्यादा देर वहाँ पे चला नहीं और इसने वहाँ से फ्राइबर्ग यूनिवर्सिटी का रुख किया। फ्राइबर्ग यूनिवर्सिटी जो है उसमें भी इनिशियली इसने थियोलॉजी या दीनियात पढ़नी शुरू कर दी, लेकिन उसके बाद इसने कुछ फ़िलासफ़र्स को पढ़ा जो यूनानी फ़िलासफ़र थे और उसके बाद इसने फ़ैसला किया कि मैं अपनी हायर एजुकेशन आला तालीम जो है वो फ़लसफ़े में कंप्लीट करूँगा, उसकी तकमील करूँगा। और 1913 में इसने पीएचडी अपनी कंप्लीट कर ली। उसके बाद इसकी वहीं पे एक ख़ातून से मुलाकात हुई जो बेसिकली प्रोटेस्टेंट थी, ये कैथोलिक था और वो इंस्पायर्ड थी मार्टिन लूथर से और जॉन कैल्विन से, और इसकी वजह से इसने भी उनको पढ़ा और उस खातून से इसने शादी कर ली। उसके बाद इसने वहीं पे पढ़ाना शुरू कर दिया और 1918 में ये वहाँ के एक जो फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट है उस वक्त उसके हेड थे बहुत एक अजीम फ़िलासफ़र हुसर्ल, ये उसका असिस्टेंट बन गया और उसके साथ इसने फ़लसफ़ा पढ़ाना शुरू कर दिया। हुसर्ल को फिनोमिनोलॉजी का फाउंडर भी कहा जाता है और ये अपने वक़्त का एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र भी समझा जाता है। इसका तल्लुक़ एक यहूदी ख़ानदान से था और बाद में इसने अपने आप को कन्वर्ट किया ईसाईयत में। उसके बाद कुछ अर्सा मार्टिन हाइडेगर जो है मार्बर्ग यूनिवर्सिटी में जाता है। 1923 से लेके 1928 तक ये वहाँ पे रहता है। 1927 में अपनी इसकी मार्कतुल आरा बुक है जो उसने एक फ़लसफ़े की दुनिया में तहलका मचा दिया, जिसने एक फ़लसफ़े की दुनिया को एक नई जहत दी। बीइंग एंड टाइम, ज़ाइन und साइट, इसको पब्लिश हुई और उसके बाद इसने कुछ अर्सा वहीं पे पढ़ाया और 1933 में ये दोबारा फ्राइबर्ग यूनिवर्सिटी में आता है और उसी दौरान चूँकि हिटलर इक़्तिदार में है और बहुत पॉपुलर लीडर है, इसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाज़ी पार्टी को ज्वाइन किया और उसने इसको मार्टिन हाइडेगर को फ्राइबर्ग यूनिवर्सिटी का रेक्टर बना दिया। लेकिन 1934 में इसने इख्तलाफ किया हिटलर की जो पॉलिसीज़ थी, जो ऑप्रेसिव उसकी पॉलिसीज़ थी उनके साथ, और इसने 1 साल के बाद ही रेक्टरशिप से रिज़ाइन दे दिया और अपने आप को अमली तौर पर सियासत से अलग थलग कर दिया और गोशा नशीनी की ज़िंदगी इख्तियार कर ली। लेकिन अपनी तालीम, अपनी तालीफ़ और अपनी रिसर्च को इसने जारी रखा। उसके बाद दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म होती है और फ्राइबर्ग यूनिवर्सिटी में बाकायदा एक ये कमेटी बनती है जो कि इस चीज़ की तस्दीक कर सके कि क्या इसका तल्लुक़ नाज़ी पार्टी के साथ था। इस पे इसको कुछ अर्सा की वजह के लिए टीचिंग से इसको बैन कर दिया गया। 1949 में इसको दोबारा पढ़ाने की इजाज़त मिल गई, फ्राइबर्ग यूनिवर्सिटी में ही इसने पढ़ाना शुरू कर दिया और 1950 में इसको प्रोफेसर एमेरिटस बना दिया गया। ये इसके लिए एक दोबारा रिकग्निशन थी और इसके नेचुरली इसका जो फ़लसफ़े में कद काठ था उसकी वजह से इसकी जो रिकग्निशन थी
सिर्फ जर्मनी में नहीं थी, इसके बाहर भी थी, और इसका इन्फ्लुएंस सार्टर पे भी था, जो कि एक बहुत बड़ा हम असर इसका एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलासफर था। ये उसके बाद वहीं पे पढ़ाता रहा और उसने एक सेकंड बुक भी लिखी जिसने कंट्रीब्यूशन टू फिलासफी है। ये बुक जो है ये इसके बाद में पब्लिश हुई, अगरचे इसने इसको पहले इस पे खासा काम कर लिया था और दूसरी जंग अजीम के दौरान ही इसने ये किताब कंप्लीट कर ली थी। 1976 में इसकी डेथ होती है और इसको वहीं पे मेस्किर्च जो है, इसका जो आबाई कस्बा था, वहीं पे इसकी तदफीन होती है। मार्टिन हाइडेगर की बुक जो है बीइंग एंड टाइम, इसने अपने हम असर फिलासफर हैं उनमें और उसके बाद आने वाले जो दानिश्वर हैं उन पे बहुत गहरा असर छोड़ा। ये एक मुश्किल किताब है और इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज़ और उसके अंदर जो इस्तिलाहात हैं उसको समझना और उसको एक्सप्लेन करना खासा दुश्वार काम समझा जाता है। और बाद दफ़ा तो ये भी कहा जाता है कि मार्टिन हाइडेगर की जो बुक है बीइंग एंड टाइम, इसका जर्मन से जर्मन ज़बान में ही ट्रांसलेशन या तर्जमा करना बहुत मुश्किल काम है। बाहर सूरत अगर हम इसको अच्छी तरह इस पर डिलिब्रेट करें, इस पर गौर करें, तो हमें इसकी अफादियत और इसकी इम्पोर्टेंस का एहसास होता है और बाद दफ़ा ये महसूस होता है कि ये जो फ़िलासफ़र है इसकी जो बसीरत थी वो आने वाले वक़्त को भी देख रही थी। इसने जो मेजर टर्मिनोलॉजी यूज़ की है वो उसने डाज़ाइन की है। ये जर्मन वर्ड है डाज़ाइन, जो दो वर्ड से मिलके बना है, डा और जाइन। डा से मुराद जहाँ पे देर है और जाइन टू बी, और इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन की गई है बीइंग इन दी वर्ल्ड, बीइंग देयर, बट इसका जो ज़्यादा बेहतर तर्जुमा जो है बीइंग इन दी वर्ल्ड, और बीइंग के बाद हाइफन है, फिर उसके बाद इन आता है, इनके बाद फिर हाइफन है और इनके बाद फिर दी आता है और दी के बाद हाइफन और आखिर पे वर्ड। अगर हम देखें तो इस इन हाइफिनेटेड जो है और इस हाइफन्स की वजह से ये सारे वर्ड्स जो हैं मिलके एक वर्ड मिलाते हैं और इसके हमें जो इस चीज़ की इंडिकेशन होती है, इस चीज़ का पता चलता है कि वर्ल्ड और बीइंग, वजूद और दुनिया, उनका आपस में लाजम और मलजूम है, उनका आपस में गहरा तल्लुक है। हम जब बीइंग और आउटर वर्ल्ड को, हस्ती को और बैरूनी दुनिया को अलग कर देते हैं तो हमारी सारी की सारी इंटरप्रिटेशन, हमारी वजूद से मतलब जितनी हमारी इंटरप्रिटेशन है, जितनी हमारी तहकीक है, वो बिल्कुल लायानी होती है। उसके अंदर रब्त और उसके अंदर रेलेवेंसी ख़त्म हो जाती है। और उसने जो डिज़ाइन है उसको मखसूस किया है इंसानों के लिए, बीइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। और उसने उसके बाद कहा है कि चूँकि इंसान जो हैं उनके मखसूस तजर्बात हैं, मखसूस उनके दाखिली एक्सपीरियंसेस हैं, सब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस हैं, और उसकी वजह से वो खालिसन इंसानी जो तजर्बात हैं, जिसमें हमें सबसे बड़ा जो एहसास है कि हमने वक्त में, किसी एक वक्त में हमने ज़िंदगी शुरू की और हमने कुछ अरसा के बाद हमने फना हो जाना है, हमने ख़त्म हो जाना है। हमारी मॉर्टेलिटी का हमें पूरी तरह पता है, हमारे फना होने को, हमारी मौत की वजह से हमें अपनी जो ज़िंदगी है उसके अंदर मानी पैदा किए जा सकते हैं। और उसके अलावा हमारे दूसरों के साथ किस किस्म के तल्लुकात हैं, और हमारी जो बैरूनी दुनिया है जिसके अंदर इंसान हैं, जिसके अंदर जानदार चीज़ें हैं, जिसके अंदर बेजान चीज़ें हैं, उनका जो आपस में तल्लुक है, और उसकी ही वजह से हमें वजूद का या ऑन्टोलॉजी है जो कि स्टडी है वजूद की, उसका पता चलता है।
हम अपने वजूद को नहीं तलाश कर सकते, हम अपने वजूद तक नहीं, उसकी अथेंटिसिटी तक नहीं पहुंच सकते जब तक हम अपने आप को बैरूनी दुनिया के साथ एक तल्लक पैदा नहीं करेंगे या कर सकते। और वो तल्लक जो है वो कितना मुस्तनिद है, उसमें कितनी अथेंटिसिटी है। अभी मार्टिन हाइडेगर ने ये महसूस किया कि हमने बीइंग को 2500 साल से, जो हमारे फ़लसफ़े की एक तारीख़ है, हमारी हिस्ट्री है, उसमें हमने इस पे तवज्जो नहीं दी। और अगर कुछ फ़िलासफ़र ने और कुछ दानश्वरों ने अगर इस पे काम किया है तो उस पे होलिस्टिक काम नहीं किया, और उसकी वजह से हमने जो आजकल की मादी तरक्की की है, हमने उसमें बहुत सारी लग्जरीज़ और हैप्पीनेस तो देखी है, लेकिन हमने इसके साथ बहुत सारी डिस्ट्रक्शन भी देखी है, बहुत सारी मिजरीज़ भी देखी हैं, मास लेवल की किलिंग देखी है, बहुत मास लेवल की मैसाकर्स देखी हैं, और हमने एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म देखा है। और उसकी वजह ये है कि हम हस्ती, हम वजूद की सही, उसका जो रियल, उसकी अंदर की जो मीनिंग है, उस तक जो उसके अथेंटिक मीनिंग्स हैं, उसके जो सही, उसकी जो उसका एसेंस है, उसको तक नहीं पहुंच सके। और हमने अपनी एग्जिस्टेंस का एसेंस जो है अपनी अथेंटिक लाइफ में ख़ुद डिफ़ाइन करना है। उसने ये भी महसूस किया कि जो 17वीं सदी का फ़िलासफ़र है डेकार्ट, उसने बजाय वजूद को ज़्यादा एक्सप्लोर करने के, उसको ज़्यादा उसने फरामोशी की तरफ ले गया। उसने कहा कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। उसने कहा कि मैं अपनी थिंकिंग की वजह से मेरा वजूद जो है, मुझे उसकी होने का एहसास है। हालांकि डेकार्ट ने यह महसूस नहीं किया कि वजूद है तो उसकी थिंकिंग है, वजूद उसकी थिंकिंग से पहले है। देयरफॉर हाइडेगर ने कहा आई एग्जिस्ट देयरफॉर आई थिंक, या आई एग्जिस्ट देयरफॉर आई एम। तो देयर इज डिफरेंस कि ये आप आई थिंक देयरफॉर आई एम, आई एग्जिस्ट देयरफॉर आई एम। तो उसमें उसने देखा कि आपका जो वजूद है वो आपके ख्यालात, आपके तफक्कर से वो पहले है। इसकी वजह से ये जो सब्जेक्टिव वर्ल्ड है और जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, जो हमारे दाखिली तजर्बात हैं और जो हमारी खारजी या मारूजी दुनिया है, उसके अंदर एक स्प्लिट पैदा हुई। और इस स्प्लिट को इस वजह से इसको कवर नहीं किया जा सका कि जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर एक अलग अलग उसके अंदर उनका वजूद है। उसके अंदर हम उसकी आपस में कनेक्टिविटी नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक भी स्प्लिट है, उसके अंदर भी एक फ्रैक्शन है, उसके अंदर भी एक डिवीजन है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की वजह से, जिसकी वजह से हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो वजूद है, उसकी हकीकी जो है, उसकी तशरीह और हकीकी उसके जो मानी हैं, हम उस तक नहीं पहुंच सके। उसने एक तो ये कहा कि हमें वजूद तक पहुंचने के लिए, हमें डिज़ाइन को एक्सप्लोर करने के लिए, हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, हमने सब्जेक्टिव वर्ड और ऑब्जेक्टिव वर्ड्स, उसके दरमियान जो इम्तियाज़ और डिस्टिंक्शन है उसको ख़त्म करना है। हम हैं तो अब बैरूनी दुनिया है, और बैरूनी दुनिया है तो हम एग्जिस्ट करते हैं। ये जो आपका बैरूनी दुनिया पे इन्हिसार है, इंटरडिपेंडेंसी है, और हमारी एक दूसरे पे जो इन्हिसार है, इसकी वजह से हमारे वजूद के अंदर मीनिंग्स हैं और इसकी वजह से हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। अभी इस चीज़ को मज़ीद उसने एक्सप्लोर किया है और उसने
एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी दी है जिसको हम मज़ीद एलेबोरेट करेंगे और हमें एहसास होगा कि उसकी जो टर्मिनोलॉजी है और उसके अंदर जो उसने इंसानी वारदात, मुशाहिदात और तजर्बात को जिस तरह उसने बयान किया है, हम किस तरह अपने वजूद के मुस्तनिद एंटिटी तक या मुस्तनिद अपने वजूद के एथेंटिसिटी तक, अथेंटिक सेल्फ तक पहुंच सकते हैं। और उसके लिए शायद उसने कोई बहुत हमें एक सिस्टमेटिक या कोई एक्सरसाइज या मेडिटेशन नहीं दी, लेकिन उसने ये एटलीस्ट बता दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ऑथेंटिसिटी की तरफ लेके जाती हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं जो कि मटेरियल वर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं जो कि आपकी इनऑथेंटिक सेल्फ की तरफ ले जाते हैं, और जो इनऑथेंटिक सेल्फ है अल्टीमेटली आपके अंदर डिसइंटेग्रेशन पैदा करती है, आपके अंदर डिस्ट्रक्शन पैदा करती है, आपके अंदर केओस पैदा करती है।